गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं आप मुझे? कंफर्म करिए प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू यू? आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं आप मुझे? वेरी गुड वेरी गुड, चलिए बढ़े आगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एनोटेशन का इंट्रोडक्शन दे दिया था और मैंने कहा था कि आज के लेक्चर में हम सबसे पहले जावा वाला एनोटेशन पढ़ेंगे। और जावा वाला एनोटेशन कौन सा है? जावा वाला एनोटेशन है एट द रेट ओवरराइड। ठीक है, तो स्लाइड्स तो आप आराम से घर पे पढ़िएगा। मैं सीधे आपको प्रैक्टिकल पे लेकर चलता हूं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एट द रेट ओवरराइड एनोटेशन हम क्यों यूज करते हैं, इसके यूज ना होने से क्या प्रॉब्लम है, और इसको यूज करेंगे तो बेनिफिट क्या है। ठीक है, अब जितने बूट हो रहा है उतने दो तीन पॉइंट स्लाइड से अपन पिकअप कर लेते हैं। नंबर वन, जैसा आप पढ़ पा रहे होंगे, एट द रेट ओवरराइड वो एनोटेशन है जो जावा कंपाइलर को यह बताता है कि ये पर्टिकुलर मेथड ओवरराइड करा जा रहा है। दैट मीन्स जब आप किसी मेथड के ऊपर एट द रेट ओवरराइड लगाते हैं तो जावा कंपाइलर आपके इस मेथड का डिक्लेरेशन मैच करता है पेरेंट के मेथड के साथ। ओवरराइडिंग के लिए पेरेंट होना जरूरी है क्या? बिल्कुल, बिना पेरेंट के आप ओवरराइडिंग थोड़ी कर पाएंगे। तो एट द रेट ओवरराइड लिखकर आप जावा कंपाइलर को यह कह रहे हैं कि मैं मेथड ओवरराइड कर तो रहा हूं, पर चेक कर लेना जो मैं लिख रहा हूं वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है या नहीं है। अगर एट द रेट ओवरराइड आप नहीं भी लगाएंगे तो भी ओवरराइडिंग होगी। अगर एट द रेट ओवरराइड आप नहीं भी लगाएंगे तो भी ओवरराइडिंग होगी क्या? बिल्कुल होगी। लेकिन अगर एट द रेट ओवरराइड आप नहीं लगाएंगे तो कंपाइलर कोई एरर नहीं देगा अगर आपसे ओवरराइडिंग में कोई ऐसी मिस्टेक हो रही है जो वो इग्नोर कर सकता है, और फिर आपको हो जाएगी रन टाइम पे प्रॉब्लम। है ना? तो हमें कोई दिक्कत ना जाए ओवरराइडिंग में, प्रॉपर तरीके से हम मेथड को ओवरराइड कर पाए, ये श्योरिटी के लिए अपन यूज करते हैं एट द रेट ओवरराइड। ठीक है, अब मैं जो कहूंगा वो आप कोड के थ्रू समझिएगा। सीधे अब हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं। डोंट वरी, मैं अभी कर रहा हूं आपके सामने। कहां शेयर होती हैं आपसे स्लाइड्स? टेलीग्राम पे? ओके, अभी कर रहा हूं, आप ही के सामने कर रहा हूं, डोंट वरी। आपका है ये वाला बैच, राइट? यही है आपका बैच? कौन सी स्लाइड नहीं हुई बताइए? स्लाइड नंबर 10 और 11 12 13 अभी चल रही है, ठीक? ये लीजिए। ओके, चले आगे। चलिए, तो ये था आपका वेलकम वेलकम वेलकम, ऑलवेज वेलकम। अब मैं ले रहा हूं आपका कोई भी एक कोड, बीन स्कोप ले लेते हैं, चलिए। या बीन लाइफ साइकिल ले लेते हैं। कॉपी करते हैं। कॉपी करके मैंने इसको पे, बल्कि इनफैक्ट अभी हम स्प्रिंग का तो कोड ही नहीं बना रहे हैं, अभी तो मैं आपको सिंपल जावा प्रोजेक्ट बना के दिखा रहा हूं। है ना? स्प्रिंग में तो आएंगे जब स्प्रिंग के एनोटेशन की बात होगी। तो मैंने एक छोटा सा कोड बनाया, आपको मैं ओवरराइड का डेमो देना चाहता हूं। सो ओवरराइड डेमो, राइट? जावा प्रोजेक्ट है तो सिंपल जावा प्रोजेक्ट, और उसके बाद मैंने कर दिया फिनिश। एज यूजुअल एसटीएस मुझे फोल्डर स्ट्रक्चर दे देगा। फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर मैंने राइट क्लिक करके अपना पैकेज बनाया। पैकेज का नाम मैंने रखा इन डॉट एस सी लाइव डॉट डेमो। ठीक, अब कहानी को ध्यान से समझिएगा। इस डेमो में मैंने क्लास बनाई। क्लास का नाम मैंने दिया फ्लावर। ठीक है, फ्लावर क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाया। ठीक, मेथड का नाम है कलर। ओके, मेथड का नाम है मैंने पब्लिक, हाँ ठीक है, वॉइड चलेगा। पब्लिक वॉइड कलर। बताइए जरा, फ्लावर का कलर क्या होता है? वेरी गुड, एन नंबर ऑफ कलर। तो क्या ये कहना सही रहेगा? आई
डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक कलर। करेक्ट। फ्लावर तो कई कलर के होते हैं ना, व्हाइट, येलो, सो मेनी कलर्स आर देयर। तो मैंने कहा फ्लावर, फ्लावर के अंदर एक कलर मेथड है जिसमें लिखा हुआ है आई डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक कलर। परफेक्ट। अब मैं इस फ्लावर की चाइल्ड क्लास बनाता हूं और हमारी चाइल्ड क्लास का नाम है रोज। क्लियर है? रोज का भी कोई कलर नहीं होता। होता है, रेड होता है ना। तो क्या लॉजिकली मुझे रोज में ये कलर मेथड ओवरराइड करना चाहिए? यस और नो? करना चाहिए ना। तो मैं फिलहाल बिना एट द रेट ओवरराइड लगाए कलर मेथड की कर रहा हूं ओवरराइडिंग। ओके। ध्यान दीजिएगा, ओवरराइडिंग करते वक्त पब्लिक ही लिखते हैं। हाँ, रिटर्न टाइप, सॉरी, एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक लिखते हैं। रिटर्न टाइप मैंने वॉइड लिखी। मेथड का नाम भी मैंने प्रॉपर दिया कलर। अब मैंने अंदर आकर स्टेटमेंट लिखा आई एम रेड रोज। राइट। सो आई हैव रेड कलर। सो आई हैव रेड कलर। क्लियर है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ, इनहेरिट कर रहा हूं, बिल्कुल सही कहा आपने। इनहेरिट कर रहा हूं मैं एक्सटेंड्स फ्लावर। ठीक है, ऑल गुड। परफेक्ट। तो ये मेरे पास रोज के अंदर मैंने फ्लावर का ऑब्जेक्ट बनाया, फ्लावर एफएल इज इक्वल्स टू न्यू रेड रोज। क्या फ्लावर का रेफरेंस रेड रोज के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है? सॉरी, रोज के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है? कर ही सकता है। अब अगर मैं कहता हूं फ्लावर डॉट कलर, तो जल्दी बताइए मुझे आउटपुट क्या मिलने वाला है। बल्कि मैं पेरेंट और का रेफरेंस भी नहीं ले रहा हूं, मैं तो सिंपल ले रहा हूं, कोई डाउट ना रहे, रेड रोज का ही ले लेता हूं मैं। तो मैंने रोज का ऑब्जेक्ट बनाया रोज। ठीक है, और फिर मैंने कहा रोज डॉट कलर। अब तो ठीक है ना, रोज डॉट कलर, ये कॉल मैंने दिया। परफेक्ट, सही है कोड। बहुत बढ़िया। बताइए क्या आउटपुट आएगा जैसे ही मैं कोड रन करूंगा? व्हाट आउटपुट विल आई गेट? इतना सोचना पड़ रहा है? सिंपल तो है, आई एम रेड रोज आएगा ना। वेरी गुड, यही मुझे भी लग रहा था, पर पता नहीं जावा क्यों नहीं मान रही। क्लियर है? आई एम रेड रोज सो आई हैव रेड कलर। परफेक्ट है ना। अब आप नोटिस करिए, जो मेरी पेरेंट क्लास है उसमें मेथड के नाम में सीओ एल ओ आर लिखा है मैंने। ओवरराइड करते वक्त मैंने सीओ एल ओ यू आर करा है। अगर कॉल करते वक्त मैं सीओ एल ओ आर कर देता हूं, क्या अभी भी आएगा आई एम रेड रोज आई हैव रेड कलर? नहीं आएगा। अब सरप्राइजिंगली कोड मेरा कह देगा आई डू नॉट हैव स्पेसिफिक कलर। अब आप सोचिए, मुझसे एज अ प्रोग्रामर अनजाने में यह गलती हुई है कि मैंने नाम चेंज कर दिया। मुझे नहीं पता लगा, बट गलती से नाम चेंज हो गया। अब अगर मेन लिखने वाला बंदा इस नाम से मेथड कॉल करे तो सीधे पेरेंट का मेथड चल जाएगा ना, है ना, और आउटपुट रेड रोज नहीं आएगा। ऐसा क्या करूं मैं कि जावा कंपाइलर जब ये देखे तो मुझे रोके, मुझे एरर देते हुए कहे कि सचिन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, आप मेथड को प्रॉपर तरीके से ओवरराइड नहीं कर रहे हो। तो मुझे ये करना चाहिए, इसके ऊपर लगा देना चाहिए एट द रेट ओवरराइड। अगर मैंने इसके ऊपर एट द रेट ओवरराइड लगा दिया, कंपाइल टाइम पे ही कंपाइलर मुझे मेरी गलती बता देगा। कैन यू सी दिस रेड लाइन? है ना। अगर आप इस पे जाकर पॉइंटर रखेंगे तो आपको आपकी मिस्टेक बताई जाएगी। क्या बताई जाएगी? पढ़िए ध्यान से। द मेथड कलर ऑफ टाइप रोज मस्ट ओवरराइड और इंप्लीमेंट अ सुपर टाइप मेथड। मतलब जावा आपको याद दिला रही है कि तुम गलत सोच रहे हो कि ये मेथड तुम ओवरराइड कर रहे हो। ऐसा कोई मेथड तुम्हारी पेरेंट में है ही नहीं जिसकी तुम ओवरराइडिंग करने की बात कर रहे हो, क्योंकि पेरेंट के मेथड की स्पेलिंग है सीओ एल ओ आर और चाइल्ड के मेथड की स्पेलिंग कर दी है सीओ एल ओ यू आर। इतनी छोटी सी बात जो एज अ प्रोग्रामर हमसे मिस हो जाती, लेकिन कंपाइलर से नहीं हुई, और कंपाइलर ने उसी पॉइंट पे आपको रोक कर आपकी गलती आपको बता दी। क्लियर हुआ?
वेरी गुड फुल सागर, विदाउट एट द रेट ओवरराइड दिस विल बी ट्रीटेड एज अ न्यू मेथड। जावा को लगेगा ये एक नया मेथड है। एम आई राइट? वेरी गुड। ठीक है, इसलिए आपको हर हाल में क्या करना चाहिए? आपको हर हाल में ओवरराइडिंग के वक्त एट द रेट ओवरराइड एनोटेशन का यूज करना चाहिए। ठीक, चलो ये तो हुई बात जावा बेस्ड एनोटेशन की। अब अपन बात करते हैं, अगर हमें एनोटेशन स्प्रिंग के मिलते हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो मिलिए अब आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क के एनोटेशन से। स्प्रिंग फ्रेमवर्क आपको 6 कैटेगरी के एनोटेशंस प्रोवाइड करता है, और ये सभी एनोटेशन जो स्प्रिंग में आपको मिलते हैं, ये आपको कोर से लेकर स्प्रिंग बूट से लेकर डेटाबेस प्रोग्रामिंग तक हेल्प करेंगे। यानी कुछ एनोटेशंस ऐसे हैं जो आपकी हेल्प स्प्रिंग कोर की एक्टिविटीज को सिंप्लीफाई करने के लिए करेंगे। कुछ एनोटेशंस ऐसे हैं जिनकी मदद से आप स्प्रिंग बूट वाली एक्टिविटी सिंप्लीफाई कर पाएंगे। एंड सो मेनी एनोटेशंस आर देयर जिन्हें हम वन बाय वन कवर अप करेंगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि एनोटेशन का सपोर्ट स्प्रिंग में डे वन से नहीं था। स्प्रिंग कब लॉन्च हुआ था? स्प्रिंग लॉन्च हुआ था 2004 में। 2003 में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, 2004 में कमर्शियली अवेलेबल कराया गया। लेकिन एनोटेशन का सपोर्ट स्प्रिंग लॉन्च होने के 3 साल बाद आया, दैट इज इन 2007। राइट, और एनोटेशन ने आते ही सबसे बड़ा चेंज ये करा कि हम लोगों को एक्सएमएल से छुटकारा दिला दिया। यानी अभी तक हम हर चीज के लिए एक्सएमएल पे डिपेंड थे। बीन बनाना है तो एक्सएमएल, डीआई करना है तो एक्सएमएल। अब धीरे धीरे एक्सएमएल का यूज कम होता जाएगा, और आज 2025 में अगर मैं स्प्रिंग की बात करूं तो एक्सएमएल की हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम पूरा स्प्रिंग प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ एनोटेशन के बेस पर बना सकते हैं। क्लियर हुआ है ना? और ऐसा क्यों? उसका रीजन ये है कि जो आप स्प्रिंग बूट पढ़ने जा रहे हैं ना आप स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है उस कॉन्सेप्ट का नाम ये है कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन। और ये करने में एनोटेशन सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। अब अगला सवाल आएगा, सर इसका मतलब क्या होता है कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन? पढ़िए पॉपअप में क्या लिखा है, पॉपअप समझाएगा आपको इसका मतलब क्या है। कुछ आ रहा है समझ हल्का फुल्का? कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यह है कि स्प्रिंग बूट इतना समझदार है, इतना सेंसिबल फ्रेमवर्क है कि वो आपकी कोडिंग को देखकर बाय डिफॉल्ट ही आपके लिए कुछ चीजें कॉन्फ़िगर कर देता है। जब वो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर कर देता है तो हर चीज आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको बोलते हैं कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? क्लियर है? मतलब स्प्रिंग बूट कहता है कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे बाय डिफॉल्ट मालूम है, तो तुम वो मुझे बता क्यों रहे हो? आई नो दैट। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप आगे चलकर अपने स्प्रिंग बूट कोड से डेटाबेस से कनेक्ट होंगे, होंगे ना? आप नॉर्मली जावा में जब डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं तो डेटाबेस कनेक्टिविटी का पूरा कोड आप लिखते हैं जेडीबीसी में। जब आप स्प्रिंग बूट करेंगे तो आप देखेंगे आप सिर्फ डेटाबेस से रिलेटेड फाइल्स ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? सिर्फ डेटाबेस से रिलेटेड फाइल्स ऐड करेंगे। अब आपने मान लो माई एसक्यूएल से रिलेटेड फाइल्स ऐड करी, इनको फाइल नहीं बोलते हैं, इनको अपन डिपेंडेंसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको अपन बोलते हैं डिपेंडेंसीज। बस आप डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे, इन डिपेंडेंसीज की प्रॉपर्टीज हैंडल करेंगे। इतना कर कर एक लाइन का जावा कोड लिखे बिना आप माईएसक्यूएल से कनेक्ट हो जाएंगे। एक लाइन का जावा कोड लिखे बिना आप माईएसक्यूएल से कनेक्ट हो जाएंगे। किसके कारण? किसके कारण? ये नीचे जो आपको दिख रहा है ना, कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन के कारण। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन। तो अब धीरे धीरे अपना माइंडसेट अपन को बदलना है, धीरे धीरे एक्सएमएल को हटाना है, और हफ्ते भर बाद आप देखेंगे एक्सएमएल बिल्कुल इरेडिकेट हो जाएगी एंड वील बी एंटरिंग डायरेक्टली इनटू स्प्रिंग बूट। और वहां हर छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम कौन करेगा? हर छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम आपके लिए करेगा एनोटेशन। गॉट इट? तो इस बारे में मैं आपसे दोबारा बात करूंगा, क्योंकि ये स्प्रिंग बूट के इंटरव्यूज में बहुत बार पूछा गया है। व्हाट इज कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन? एक्सप्लेन करिए। तो आपको एक्सप्लेन कैसे करना है ये स्प्रिंग बूट के इनिशियल 2 या 3 लेक्चर बाद आपको मैं समझाऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ू। ठीक है, अब बात करते हैं एनोटेशन कितनी तरह के हैं। तो मैंने आपको बता दिया स्प्रिंग आपको 6 एनोटेशन देता है। अब ये 6 में स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट सबके एनोटेशन मान रहा हूं। अच्छा, कौन कौन से हैं? ये इनकी कैटेगरीज हैं, एनोटेशन नहीं है अभी। कैटेगरीज। नंबर 1 स्प्रिंग बीन एनोटेशन। ये क्या करते हैं?
ये बीन क्रिएशन में आपकी हेल्प करते हैं। तो अभी तक आप बीन कैसे क्रिएट करवाते थे? अभी तक आप बीन एक्सएमएल से क्रिएट करवाते थे, बीन टैग लिखकर, करेक्ट। अब बीन टैग नहीं होगा और बीन बन जाएगा। यस, यही तो पावर है। अब बीन टैग नहीं होगा और बीन बन जाएगा। दूसरा है स्प्रिंग कोर एनोटेशन। बीन बनाने के बाद क्या करते थे? बीन बनाने के बाद क्या करते थे? वेरी गुड फूल सागर, डीआई करते थे। अब वो डीआई भी करने की जरूरत नहीं है। डीआई करने के लिए भी एनोटेशन अवेलेबल है। क्लियर हुआ? है ना। नंबर 3, जब आप ये सब कर लेंगे फिर हम माइग्रेट कर जाएंगे स्प्रिंग बूट पे। और स्प्रिंग बूट पे आप डेवलप करना शुरू करेंगे वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन जब बनाएंगे तो कुछ एनोटेशन आपको वेब के अंदर यूज करने होंगे, राइट। जैसे मान लीजिए एक एनोटेशन वेब में आपको मिलेगा जो कंट्रोलर की तरह आपकी क्लास को डेजिग्नेट कर देगा। अब कंट्रोलर वर्ड आपने जरूर सुना होगा। अगर आपने एमवीसी पैटर्न का नाम सुना है, सुना है आपने एमवीसी पैटर्न? बताइए तो फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट डज एमवीसी स्टैंड फॉर? वेरी गुड, एमवीसी स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर, है ना। और अगर आपने पढ़ा है इसको, तो कंट्रोलर का रोल कौन प्ले करता है जावा में? कंट्रोलर का रोल सर्वलेट प्ले करता है। जब भी आप जावा में कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कंट्रोलर का काम सर्वलेट से करवाते हैं। अब आप देखेंगे सर्वलेट बनाए बिना आपको कंट्रोलर्स मिल जाएंगे। किस कारण से? सिर्फ एक एनोटेशन लगाकर, जिसका नाम है @कंट्रोलर। आप ये भी कह सकते हैं कि ये एनोटेशन इतना पावरफुल है कि एक नॉर्मल जावा क्लास को ऑलमोस्ट उतना पावरफुल बना देगा जितना पावरफुल एक सर्वलेट होता है। कुछ कुछ समझ पा रहे हैं जिन्होंने एडवांस जावा पढ़ी है वो? ठीक है, और नहीं पढ़ी है तो घबराइएगा मत। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एडवांस जावा लगेगी। मैं सिर्फ कंपैरिजन कर रहा हूं कि स्प्रिंग वेब में जो एनोटेशंस मिलेंगे वो क्या करते हैं। वो हमें जावा बेस्ड वेब एप्लीकेशंस सिंपल तरीके से बनाने में हेल्प करते हैं। देन आपको मिलेंगे स्प्रिंग डेटा एनोटेशन। जी 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 बिल्कुल, इंटरनली सर्वलेट में कन्वर्ट नहीं होता है शुभम। सर्वलेट तो एक ही यूज होता है स्प्रिंग वेब में, जिसका नाम होता है डिस्पैचर सर्वलेट। बाकी सारे काम इंटरनली दूसरे तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं। चलें आगे। देन है हमारे पास स्प्रिंग डेटा एनोटेशन। स्प्रिंग डेटा एनोटेशंस कौन होते हैं? स्प्रिंग डेटा एनोटेशन वो होते हैं जो आपका डेटाबेस कम्युनिकेशन सिंप्लीफाई करवाएंगे। आई होप आपने अगर जेडीबीसी पढ़ा है तो आपने डाउ का नाम सुना होगा। सुना है ना डाउ? ये डाउ क्लासेस आप खुद बनाते हैं? बनाते हैं। इनमें बकायदा मेथड की बॉडी लिखते हैं? लिखते हैं। लेकिन स्प्रिंग के पास एक बड़ा पावरफुल एनोटेशन है जिसका नाम है रिपोजिटरी। क्या नाम है? रिपोजिटरी, राइट। ये एनोटेशन अगर आप लगा देंगे तो आपको कोई मेथड बनाए बिना ऑटोमेटिकली डाउ मेथड्स का सपोर्ट मिल जाएगा। इतना पावर है स्प्रिंग डेटा एनोटेशंस के पास। मतलब बिना सेलेक्ट वाला मेथड बनाए, बिना अपडेट इंसर्ट बनाए, अपडेट इंसर्ट के काम चलेंगे। बिना एक लाइन की एसक्यूएल क्वेरी लिखे एसक्यूएल के सारे काम होंगे। ऑल बिकॉज ऑफ एनोटेशंस। चलूं आगे। वेरी गुड। देन वी हैव स्प्रिंग बूट एनोटेशन, जो पर्टिकुलरली स्प्रिंग बूट के लिए दिए गए हैं। ओके। एंड फाइनली वी हैव स्प्रिंग शेड्यूलिंग एनोटेशन। ये क्या होते हैं? ये वो एनोटेशन होते हैं जिनकी मदद से आप एक कोड ऐसा लिखकर अपने सर्वर में डाल सकते हैं जो एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के आने पर अपने आप ट्रिगर हो जाए, अपने आप अपना काम कर दे। बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं। आप एक बैंकिंग एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं और बैंक कहता है हर महीने की आखिरी तारीख को सारे अकाउंट होल्डर्स को बैलेंस शीट भेज दो। अब आप मुझे बताइए, क्या हर महीने की आखिरी तारीख को एक बंदे को बिठाएंगे कंप्यूटर पे कि तू मेल भेज? नॉनसेंस। आप टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। आप एक ऐसा कोड लिखेंगे जो ऑटोमेटिकली एट द लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ एक्टिव हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो पूरा डेटा अपने कस्टमर्स को सेंड कर देगा। इसको बोलते हैं शेड्यूलिंग करना। मतलब कुछ वैसा जैसा आप अलार्म लगाते हैं। यस, जिस दिन अलार्म लगाते हैं अलार्म उस वक्त नहीं बजता है। अलार्म उस टाइम पे बजता है जिस टाइम पे अलार्म को एक्चुअल में बजना होता है, यानी जिस टाइम पे अलार्म का शेड्यूल सेटअप होता है। गॉट द पॉइंट? These all are called as spring annotations. Okay. अब इसमें से ये दो अपन अभी पढ़ेंगे। अभी मतलब स्प्रिंग कोर में। बाकी सब हम कब पढ़ेंगे? जब हम पढ़ेंगे स्प्रिंग बूट, है ना। और बस अब मुश्किल से हफ्ते भर का आपका स्प्रिंग कोर रहा है, उसके बाद विल माइग्रेट टू स्प्रिंग बूट। चले आगे। चलिए नेक्स्ट। अब मिलिए इन एनोटेशन से। ये हैं स्प्रिंग बीन के एनोटेशन। सबका एक ही कॉमन काम है,
क्या? सबका एक ही कॉमन काम है क्या? बीन क्रिएशन में स्प्रिंग की हेल्प करना। सबका एक ही कॉमन काम है, बीन क्रिएशन में स्प्रिंग की हेल्प करना। क्लियर? देन हमारे पास है स्प्रिंग कोर एनोटेशन। सबका एक ही कॉमन काम है क्या? स्प्रिंग को डीआई में हेल्प करना। डीआई मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये सब अपन कवर अप करेंगे, तो अभी घबराइएगा मत, इनमें कौन क्या करता है सब पढ़ेंगे आप धीरे धीरे। बस इतना मान लीजिए, ये सारे के सारे मिलकर किसको हटा देंगे? बिल्कुल फोन बिल्कुल इरेडिकेट हो जाएगी, बिल्कुल एक्सएमएल का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ठीक है। थर्ड आता है स्प्रिंग वेब एनोटेशन। एज आई सेड, एमवीसी के एनोटेशन सही है, तो आप कंट्रोलर्स बना सकते हैं इससे। एपीआई सुना है आपने? एपीआई, ये रहा एपीआई बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एनोटेशन, रेस्ट कंट्रोलर। अगर आप स्प्रिंग बूट पढ़े और आप एपीआई नहीं बना पाए, तो स्प्रिंग बूट पढ़ने का मतलब ही नहीं है। धिक्कार है ऐसे जावा डेवलपर पे जो स्प्रिंग बूट पढ़े और एपीआई ना बना पाए। ठीक है। तो एपीआई इतना इंपॉर्टेंट काम है एज अ बैकएंड डेवलपर हमारा, और उस एपीआई डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करेगा रेस्ट कंट्रोलर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। फिर अगर आपने एडवांस जावा पढ़ी हो, तो आपने गेट पैरामीटर पढ़ा होगा, जो आपको फॉर्म का डेटा कैप्चर करने में हेल्प करता है। वो करेंगे आपके लिए पाथ वेरिएबल और रिक्वेस्ट परम। सेशन का नाम सुना होगा आपने, उसको हैंडल करने के लिए हेल्प करेंगे आपके सेशन। कुकीज का नाम सुना होगा, कुकी को हैंडल करने में हेल्प करेगा @कुकी वैल्यू। ये सब वो एनोटेशन है जो वेब डेवलपमेंट के अंदर आप जावा के अंदर एनोटेशन ना यूज करके मेथड्स कॉल करा करते थे, लंबा चौड़ा कोड लिखते थे। वो सारे मेथड कॉलिंग लंबे चौड़े कोड्स की जगह एक एक वर्ड के आ जाएंगे एनोटेशंस। क्लियर है? बढ़ा जाए आगे। देन वी हैव डेटा एनोटेशन, वेरी पावरफुल। इन डेटा एनोटेशन की मदद से आपकी टेबल बन जाएगी, टेबल में प्राइमरी की सेटअप हो जाएगी, बहुत सारी एक्टिविटीज हो जाएंगी। ये @क्वेरी क्या करता होगा? ये @क्वेरी ये आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखने में हेल्प करेगा। गॉट इट? तो ऐसे खूब सारे एनोटेशंस हैं जो आप अपने कोर्स में पढ़ने वाले हैं, है ना। अभी तो समझ नहीं आएगा कौन क्या कर रहा है, इसलिए अभी मैं इन पे ज्यादा नहीं जा रहा हूं। अब अपन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एनोटेशन से शुरू करते हैं, जो हमें सबसे पहले पढ़ना है, और उसका नाम है @कॉम्पोनेंट। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। यहां से इनडायरेक्टली स्प्रिंग बूट स्टार्ट हो रहा है, मैंने पिछली बार भी कहा था। बिल्कुल फुल सागर। ये सारे हम स्प्रिंग मॉड्यूल 1 में कवर करेंगे, सारे तो नहीं लेकिन 90% कवर अप करेंगे। माइक्रो सर्विस के एनोटेशन अभी इसमें आए नहीं है, वो अलग है। ओके। माइक्रो सर्विसेज में जो एनोटेशन लगते हैं दे आर डिफरेंट। स्प्रिंग सिक्योरिटी में जो एनोटेशन लगते हैं दे आर डिफरेंट। वो हमारे मॉड्यूल 2 का पार्ट है। मॉड्यूल 1 में ये सारे हम कवर अप करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले मिलिए @कॉम्पोनेंट एनोटेशन से। कौन है @कॉम्पोनेंट? तो जवाब है क्लास। कॉम्पोनेंट कौन है? तो जी क्लास बेस्ड एनोटेशन है। जब मैं कह रहा हूं क्लास बेस्ड एनोटेशन है, तो ये क्लास के ऊपर लगता है। तो क्या एनोटेशन और भी कहीं लगते हैं क्लास के अलावा? हाँ, मेथड्स के ऊपर लगते हैं और आर्ग्यूमेंट्स में भी लगते हैं। अच्छा, मतलब एनोटेशन जावा में 3 जगह लगते हैं, स्प्रिंग में 3 जगह लगते हैं, क्लास के ऊपर, मेथड के ऊपर, और कुछ ऐसे एनोटेशन हैं जो आर्ग्यूमेंट में भी लगते हैं। लेकिन @कॉम्पोनेंट कहां लगता है? @कॉम्पोनेंट क्लास के ऊपर लगता है। ठीक है। जब ये किसी क्लास के ऊपर लगता है, तो ये स्प्रिंग को क्या बोलता है? जब ये किसी क्लास के ऊपर लगता है, तो ये स्प्रिंग को ये कहता है कि ये पर्टिकुलर क्लास का तुमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ सकता है। आई रिपीट माई वर्ड्स, जब ये एनोटेशन किसी स्प्रिंग क्लास के ऊपर लगता है, तो ये कहता है स्प्रिंग कंटेनर को या आईओसी कंटेनर को कि ये क्लास तुम्हें हैंडल करनी है, तुम्हें इसका बनाना है ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? ऑब्जेक्ट कब बनेगा वो अभी नहीं बता रहा हूं मैं, पर मैं ये जरूर बता रहा हूं किसी क्लास के ऊपर अगर @कॉम्पोनेंट लिख दिया आपने, तो कंटेनर के नजरों में, कंटेनर के नोटिस में ये क्लास आ जाती है, और कंटेनर ये मानता है कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोग्रामर नहीं करेगा, प्रोग्रामर बीन टैग भी नहीं लिखेगा, इसका ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है। तो अभी तक भी अगर आप याद करें, ऑब्जेक्ट तो कंटेनर ही बनाता था, लेकिन आप बीन टैग तो लिखते थे ना, तब ना वो कंटेनर तब तब ना वो ऑब्जेक्ट बनाता था। अब तो वो भी नहीं करेंगे आप सिर्फ क्लास बनाते वक्त @कॉम्पोनेंट लिख देंगे, और वो पूरा लंबा चौड़ा जो बीन टैग लिखते थे उससे आप रेस्क्यू हो जाएंगे। चलो आगे।
ठीक है, अब ये जो एट द रेट कॉम्पोनेंट है, ये और इसके 3 चाइल्ड हैं। कितने चाइल्ड हैं इसके? इसके 3 चाइल्ड हैं, है ना? तो ये चारों कलेक्टिवली कहलाते हैं स्टीरियोटाइप एनोटेशन। गॉट इट? स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जिनका काम प्री डिफाइंड होता है, पहले से मालूम होता है स्प्रिंग को कि इन एनोटेशन से मुझे क्या करवाना है। स्टीरियोटाइप का मतलब जिनका काम प्री डिफाइंड होता है, पहले से मालूम होता है स्प्रिंग को इन एनोटेशन से मुझे क्या करवाना है। दे आर कॉल्ड एज स्टीरियोटाइप एनोटेशंस। समझ आ रहा है कुछ कुछ? है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़िए जो मैंने आपको बताया वो सेकंड स्लाइड पे लिखा है। जब भी किसी क्लास के ऊपर एट द रेट कॉम्पोनेंट लगा देते हैं, स्प्रिंग तुरंत उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता है। यस और नो? नो। सिर्फ ऋषिकेश सही, बाकी सब गलत। मैंने कहा जब भी किसी क्लास के ऊपर एट द रेट कॉम्पोनेंट लगाते हैं, स्प्रिंग तुरंत उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाता। स्प्रिंग सिर्फ ये नोटिस में रख लेता है अपने कि मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। कब बनाऊंगा वो मैं आपको भी 15 मिनट बाद बताऊंगा, लेकिन एट द रेट कॉम्पोनेंट देखते ही ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। गॉट इट? ठीक है, अच्छा। अब जब भी बनता है, जब भी स्प्रिंग ऑब्जेक्ट बनाएगा, डाउट आएगा सर उसकी आईडी क्या होगी? क्योंकि हमें ऐसा याद आ रहा है कि जब हम बीन टैग लिखते थे तब हम आईडी देते थे ना, देते थे ना। और ये आईडी इंपॉर्टेंट होती है ना गेट बीन चलाने के लिए। करेक्ट? तो अगर स्प्रिंग हमारे लिए ऑब्जेक्ट बना रहा है, एक्सएमएल आप कह रहे हो सर हम लिखेंगे नहीं, आईडी हम देंगे नहीं, तो ऑब्जेक्ट की आईडी या नाम क्या होगा? तो स्प्रिंग कहता है वो आपकी क्लास के नाम को यूज कर लेगा आईडी के लिए। और यूज करते वक्त क्या करेगा? यूज करते वक्त पहला लेटर लोअर केस कर देगा। अच्छा, इसका मतलब अगर मान लीजिए मेरी क्लास का नाम स्टूडेंट है और मैंने अपनी क्लास के ऊपर लगा रखा है एट द रेट कॉम्पोनेंट लाइक दिस, तो जब भी कभी स्प्रिंग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, इसका बीन क्रिएट करेगा, उस बीन का नाम क्या रखेगा स्प्रिंग? स्प्रिंग उस बीन का नाम रखेगा स्टूडेंट। ठीक है, हालांकि आपको यह मौका भी देगा स्प्रिंग, आपको यह नाम बदलना है तो आप बदल सकते हैं। आई रिपीट, आपको यह चांस भी देगा स्प्रिंग कि आपको यह नाम चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो क्लास का नाम विद लोअर केस लेटर बन जाएगा बीन ऑब्जेक्ट का नाम। गॉट इट? है ना? अच्छा, सारे लेटर लोअर केस कर देगा क्या स्प्रिंग? नहीं, सारे लेटर लोअर केस नहीं कर देगा। अगर मैं मान लूं मेरी क्लास का नाम स्टूडेंट डिटेल्स है, तो फिर बीन किस नाम से बनेगा? अगर मेरी क्लास का नाम स्टूडेंट डिटेल है तो एस छोटा, बी कैपिटल, और इस नाम से हमारा बीन बनेगा। ठीक है, ये आपको ये सेकंड पॉइंट समझा रहा है। समझ आ रहा है? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। जब आप एक्सएमएल में बीन बनाते थे और आप स्कोप नहीं लिखते थे, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा बीन बनता था? सिंगलटन। यहां भी याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट सिंगलटन बनेगा। अब सिंगलटन में भी एक ट्विस्ट है, अच्छे से सुनना। सिंगलटन में भी एक ट्विस्ट है। क्या आप अभी तक जितनी स्प्रिंग की नॉलेज गेन कर चुके हैं, एक क्लास के मल्टीपल सिंगलटन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? एक क्लास के, ऋषिकेश, सब गलत, सब गलत। तुम लोग को क्या हो गया है बेटा? मेरी बात ही नहीं समझे आप लोग। चलो, मैं ये कह रहा हूं, इस कोड को देखो। हाँ, कहां पे ले चलूं आपको? आपको ले चलता हूं मैं, चलो यहीं पे चलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ये स्टूडेंट क्लास है। हाँ है। आपने एक बीन टैग लगाया है तो एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाए। दो बीन टैग लगा दूं तो? अगर दो बीन टैग लगा दूं तो भी सेम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट दोबारा बनेगा क्या? नहीं, डेटा सेम होगा, ऑब्जेक्ट नया बनेगा। पढ़ा था? पढ़ा था? राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मैं एक और बीन टैग लगा दूं, सेम, बस आईडी बदल दूं, तो एक और नया बनेगा ना। और अगर ये डेटा बदल दूं तो नए ऑब्जेक्ट का नया डेटा भी आ जाएगा। है ना? वेरी गुड। लेकिन गौर करिएगा यहां पर सिंगलटन तो है ही है, ऑब्जेक्ट भी सिर्फ एक बनेगा। ऑब्जेक्ट भी सिर्फ एक बनेगा। गॉट इट? और अगर आपको लग रहा है सर ये तो गड़बड़ हो गया, हमें तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने आपको कुछ कहा था लास्ट लेक्चर में, आपको कभी मल्टीपल ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद करिए,
मैंने कहा था जो स्प्रिंग की मेन एक्टिविटीज हैं उनके लिए एक ऑब्जेक्ट ही बहुत है ना। और अगर आपको फिर भी लगता है नहीं सर मुझे तो मल्टीपल बनाने हैं, तो उसका प्रोविजन भी है, बट उसके लिए आपको @बीन यूज करना पड़ता है। कंपोनेंट से पर क्लास कितने बीन, कंपोनेंट से पर क्लास 1 बीन। अगर आपको लग रहा है आपको 2 3 4 5 6 बीन चाहिए सेम क्लास के, तो यूज करेंगे @बीन नाम का एनोटेशन। और @बीन नाम का एनोटेशन मेथड लेवल एनोटेशन है, क्लास लेवल नहीं है। क्लियर? ग्रेट, चलूं आगे। ये 2 3 पॉइंट्स क्लियर हुए सबको? बहुत बढ़िया। ये रहा सिंटेक्स, वो तो आप देख ही चुके हैं अभी जब मैंने स्टूडेंट क्लास बनाई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ा जाए, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एनोटेशन, एनोटेशंस आर डैम इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज तक स्प्रिंग में कुछ भी नहीं आता आपको तो भी चलेगा, लेकिन अब सब कुछ आना चाहिए क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री में यही यूज होते हैं, एक्सएमएल कोई यूज नहीं करता नए प्रोजेक्ट्स में। नेक्स्ट, ये रहा इसका एक्चुअल एग्जाम्पल। ठीक है, अब अभी ये टेंशन मत लीजिएगा सर ये से हेलो कब कॉल होगा, कैसे कॉल होगा, फॉरगेट दैट। इतना कोड समझ में आ रहा है? आ रहा है, वेरी गुड। तो हमारे बीन ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा? हमारे बीन ऑब्जेक्ट का नाम छोटा एम करके माई कंपोनेंट होगा। क्या हम ये नाम बदल पाएंगे? हाँ बिल्कुल बदल पाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो क्लास मैंने लिखी है, अच्छे से देखना, ये जो क्लास मैंने लिखी है अलोंग विद दिस एनोटेशन, इतने कोड की बात कर रहा हूं, इतना कोड क्या इस कोड के बराबर है? बोलिए। जो आप इतना लंबा चौड़ा एक्सएमएल कोड लिखकर करते थे, वो आपके लिए @कंपोनेंट ने कर दिया। फायदा है, राइट? तो लास्ट लेक्चर में जगमीत ने पूछा था कंपोनेंट का क्या फायदा है, सॉरी एनोटेशंस का क्या फायदा है। एनोटेशन के फायदे ही फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है, वो आपको अननेसेसरी लेंदी कोडिंग लिखने से बचाता है। इतना लंबा चौड़ा कोड लिखकर आप एक बीन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जबकि वो तुरंत कंपोनेंट से भी आप कंटेनर को कह सकते हैं। करेक्ट? ठीक है, अब सवाल आता है कंपोनेंट यूज करने के लिए करना क्या पड़ता है? क्योंकि सर आपने तो बोला कंपोनेंट लिखते हैं तब तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, तो फिर बनता कब है? तो गौर कीजिए, कंपोनेंट यूज करना 3 स्टेप्स का काम है। नंबर 1, आप अपनी बीन क्लास बनाइए, बिल्कुल नॉर्मल बीन क्लास, और उसके ऊपर लगा दीजिए कंपोनेंट। क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद ये जो आपकी बीन क्लास है, आपको इसको कंटेनर में रजिस्टर करना पड़ेगा। आज तक करा ये काम? नहीं करा। आज तक याद करिए, कंटेनर बनाते वक्त आप एक्सएमएल फाइल देते थे। समझ रहे हैं मेरे भैया? एक्सएमएल फाइल देते थे। अब एक्सएमएल फाइल देंगे आप? नहीं देंगे। एक्सएमएल का नामो निशान नहीं है अब। गॉट इट? तो फिर कैसे पता चलेगा कंटेनर को आपकी डिटेल? तो इसके लिए आप इसको रजिस्टर करेंगे अपने कंटेनर के अंदर। किसको? अपनी कंपोनेंट क्लास को कंटेनर के अंदर रजिस्टर करेंगे। ये भी क्लियर हुआ? ठीक है, लेकिन अभी भी बीन नहीं बनेगा। बीन बनेगा जब कंटेनर को रिफ्रेश करेंगे। अब आपने देखा होगा ना, हमने आज तक रजिस्टर नाम का कुछ मेथड यूज करा है, ना हमने कोई रिफ्रेश करा है। पर ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि अब हम किससे दूर जा रहे हैं? अब हम एक्सएमएल से दूर जा रहे हैं। आगे चलकर इनको भी हटा देंगे हम। इन दोनों का काम करने का भी हमारे पास एक एनोटेशन अवेलेबल है। अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो तो बताए। अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो स्प्रिंग तो बताए। एनीवन हु हैज एनी आइडिया? इन दोनों का काम करने का भी हमारे पास एक एनोटेशन अवेलेबल है। शायद आपने सुना होगा, पता नहीं होगा कि वो इन दोनों का रिप्लेसमेंट है। एनोटेशन का नाम है @कंपोनेंट स्कैन। देयर इज अ वेरी पावरफुल एनोटेशन इन स्प्रिंग जिसका नाम है कंपोनेंट स्कैन। तो इसका मतलब ये 2 स्टेप भी बस 1 या 2 लेक्चर, बस शायद आज ही हम ये 2 स्टेप्स को इग्नोर कर देंगे थोड़ी देर बाद। बट एज ऑफ नाउ अभी तो हम ये 2 स्टेप्स लेंगे, फिर हम ये 2 स्टेप भी छोड़ देंगे और यूज कर लेंगे इस एनोटेशन को। तो हमको सेकंड और थर्ड की जगह सिर्फ फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा और हमारा बीन बन जाएगा। क्लियर? करे प्रैक्टिकल? चलो, अब इससे पहले कि प्रैक्टिकल करें, जरा रजिस्टर मेथड के बारे में सुन लो। सबसे पहली बात, ये जो रजिस्टर मेथड है ये किसका मेथड है? क्या ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का मेथड है? तो जवाब है नहीं, ये एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का मेथड है। तो फिर हम लोग जो रेफरेंस बनाएंगे वो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का बना पाएंगे कि नहीं?
नहीं बना पाएंगे, इतना क्या सोच रहे हैं आप? पेरेंट का रेफरेंस क्या उस मेथड को कॉल कर लेता है जो पेरेंट में नहीं है लेकिन चाइल्ड में है? नहीं कर सकता ना। तो हमें रेफरेंस मिनिमम किसका बनाना पड़ेगा? हमें रेफरेंस बनाना पड़ेगा एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का। क्लियर है? क्लियर है? इसके पास एक रजिस्टर नाम का मेथड है। ठीक है, तो मतलब कुछ कोड हमारा ऐसा चेंज होने वाला है क्या? आप बताओ, आपको समझ आ रहा है कि नहीं? आज तक आप ये लिखते थे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर, आज तक ये लिखते थे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर इज इक्वल टू, और फिर आपका न्यू वगैरह, याद है ना? अब क्या चेंज होगा? नाउ इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग रेफरेंस ऑफ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, you are going to create reference of annotation config application context. क्लियर हुआ? गॉट इट? और घबराइएगा मत सर, इतना बड़ा नाम, इतना नाम तो मुझे याद ही नहीं होगा, याद करना भी नहीं है। कौन आ रहा है आपकी मदद के लिए? स्प्रिंग बूट। गॉट इट? और स्प्रिंग बूट कहता है ये कंटेनर वंटेनर भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, तुम तो अपने प्रोग्राम के लॉजिक पे फोकस करो। ये सब फालतू के काम तुम्हारे नहीं है कि बीन को रजिस्टर करना, कंटेनर को स्टार्ट करना, रिफ्रेश करना, कुछ करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। क्लियर? हाँ, तो थोड़ा सा और तरसाऊंगा फूल सागर, इतनी जल्दी स्प्रिंग बूट नहीं आएगा, थोड़ा और इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है। चले आगे। सो ये हो गया हमारे पास एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और उसका हमने बना दिया कंटेनर नाम का रेफरेंस। ठीक है, एग्रीड। ठीक, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है, ये तो हो गया रजिस्टर कैसे करते हैं। अच्छा, रजिस्टर मेथड को कुछ पास करते हैं? हाँ, आपकी जो बीन क्लास है ना, जिसके ऊपर एट द रेट कॉम्पोनेंट लगा हुआ है, नहीं नहीं डीआई नहीं, डीआई नहीं ऋषिकेश, डीआई नहीं हो रहा है यहां। यहां हम कंटेनर को अपनी क्लास का नाम बता रहे हैं, जिस क्लास के ऊपर हमने क्या लगा रखा है, जिस क्लास के ऊपर हमने एट द रेट कॉम्पोनेंट लगा रखा है, जिससे वो हमारी क्लास का क्रिएट करवा पाए ऑब्जेक्ट। ये सब ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाने के एफर्ट्स हो रहे हैं। ओके, ये जितने भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं, ये वो एक्सएमएल हट रही है ना अब, इस कारण से ये एफर्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, बढ़े आगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, रजिस्टर करके भी आपका बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। बीन ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होगा? जब आप वो तीसरा वाला काम करेंगे। वो क्या है? जब आप कॉल करेंगे रिफ्रेश, व्हेन दिस मेथड विल रन, तब कहीं जाकर एक्चुअल में कंटेनर आपके बीन ऑब्जेक्ट को बनाएगा। ओके? तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे जो कहा था ना कि एट द रेट कॉम्पोनेंट से ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, 10 मिनट बाद बनाऊंगा, कब बनता है? अब आपके सामने वो बात आ गई है, ऑब्जेक्ट तब बनता है जब हम कॉल करते हैं रिफ्रेश। क्लियर है? ठीक है, अब सवाल है ये रिफ्रेश मेथड किसका मेथड है? तो ये रिफ्रेश मेथड एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का मेथड है। और ये किसकी पेरेंट क्लास है? ये एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की पेरेंट क्लास है। तो अगर मैं एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस बनाऊं, तो क्या ये रजिस्टर और रिफ्रेश दोनों कॉल कर लेगा? कर लेगा। एक इसका मेथड है, एक इसकी पेरेंट का मेथड है। करेक्ट? स्टार्ट करें? वेरी गुड, तो ये हो गया आपका रिफ्रेश मेथड। ठीक है, नाउ लेट्स राइट डाउन द कोड। नाउ सिंस वी आर इनटू स्प्रिंग, अपन कॉपी करते हैं बीन लाइफ साइकिल, कॉपी पेस्ट, एंड दिस इज एनोटेशन एग्जाम्पल 1। एनोटेशन एग्जाम्पल 1 में लेट्स गो टू बीन, और एक सिंपल सी बीन क्लास बनाते हैं जिसका नाम हम देते हैं स्टूडेंट। अभी मैं डीआई नहीं करवा रहा हूं, इसलिए मैं स्टूडेंट के अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल नहीं रख रहा हूं, सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर रख रहा हूं जो ये बताएगा कि स्टूडेंट का बीन बन गया है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टूडेंट बीन क्रिएटेड, और एक मेथड रख रहा हूं पब्लिक वॉइड शो, जो कहेगा आई एम स्टूडेंट बीन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम स्टूडेंट बीन। क्लियर है? आई एम स्टूडेंट बीन। क्लियर है? और इसके ऊपर क्या लगा देंगे? इसके ऊपर अपन लगा देंगे एट द रेट कॉम्पोनेंट। ये भी क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिलहाल कार को मैं हटा रहा हूं,
और मेन क्लास में आ रहा हूं, मेन क्लास का नाम मैं दे रहा हूं यू स्टूडेंट। अच्छा, एक चीज तो बिल्कुल हट जाएगी, उसकी तो हमने बात ही नहीं करी, और वो है ये रिसोर्सेस पैकेज। पूरा पूरा पैकेज ही उड़ा दूंगा मैं। सही कह रहा हूं? ना एक्सएमएल ना रिसोर्सेस पैकेज, कुछ नहीं चाहिए अपन को। सो लेट्स ड्रॉप दिस। ठीक है, अब आ जाइए आप यू स्टूडेंट में। ये हमारी यू स्टूडेंट क्लास। यू स्टूडेंट क्लास के अंदर सबसे पहले आप बनाएंगे मेन मेथड। सही है? ओके। अब आप अभी तक मेन में ये लिखते थे, गॉट इट, ये वाली लाइन। अभी भी यही लिखेंगे क्या? जल्दी बोले, यस और नो। नहीं लिखेंगे। पहली बात, अब जो आप रेफरेंस बनाएंगे वो एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की जगह एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का बनेगा। बनेगा एनोटेशन, वो बनेगा एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का। ठीक है। कंटेनर इज इक्वल्स टू न्यू, ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? इज इक्वल टू न्यू, ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। यस और नो? वेरी गुड फुल सागर। क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि याद करो क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कुछ मांगती थी आपसे आर्गुमेंट में। यस, एक्सएमएल का पाथ मांगती थी, आपने तो पूरी एक्सएमएल ही उड़ा दी। तो क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? वो तो बनाएंगे नहीं। तो देखो ध्यान से, किसका बनाएंगे? इसी का बनाएंगे, एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और इसका कंस्ट्रक्टर नॉन पैरामीटराइज्ड है। यस, इसका कंस्ट्रक्टर नॉन पैरामीटराइज्ड है, आपसे कुछ नहीं लेता। तो इसको कैसे पता चलेगा फिर कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, कौन सी क्लास का नहीं बनाना है? तो आंसर आसान है, जिस क्लास के ऊपर लगा हुआ है एट द रेट कॉम्पोनेंट, ये उसको पहचान लेगा और उसका आपके लिए क्रिएट करके लाएगा ऑब्जेक्ट। राइट, लेकिन कब? कंटेनर के स्टार्ट होते ही। मतलब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो क्या बीन क्रिएट हो जाएगा? तो सवाल जवाब है बिल्कुल नहीं होगा। देखिए ध्यान से, अगर बीन क्रिएट होगा तो लिखा हुआ आएगा ना स्टूडेंट बीन क्रिएटेड। क्या गड़बड़ हो गई हमसे? अच्छा, यूज कार है, ओके, लेट मी डिलीट दिस। ठीक है ना? अच्छा, यहां पर एक लाइन लिख देता हूं मैं, कंटेनर स्टार्टेड। इस लाइन से कंटेनर तो स्टार्ट हो जाएगा ना? कंटेनर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसको आपके बीन के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। तो मैंने लाइन लिखी, विल जस्ट गेट कंटेनर स्टार्टेड। अच्छा, फिर क्या करें? फिर कॉल करें रजिस्टर। ठीक है, तो मैंने कहा कंटेनर डॉट रजिस्टर, और रजिस्टर को क्या पास करना है? आपकी बीन क्लास का नाम। मेरी बीन क्लास का क्या नाम है? स्टूडेंट डॉट क्लास। अब बन जाएगा ऑब्जेक्ट? अभी भी नहीं बनेगा, आपने सिर्फ रजिस्टर करा है। राइट, अभी भी नहीं बना। अच्छा, अब बन जाएगा क्या? अगर मैं कहता हूं कंटेनर डॉट रिफ्रेश, यस, अब बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा कंटेनर डॉट रिफ्रेश पे, है ना? और अब अगर मैं रन करूं तो मुझे सबसे पहला मैसेज क्या दिखेगा? सबसे पहला मैसेज मुझे मिलेगा स्टूडेंट बीन क्रिएटेड, उसके बाद मुझे मिलेगा कंटेनर स्टार्टेड। चेक करिए, सही है? नोटिस करिए, कोई एक्सएमएल नहीं है, कोई एट द रेट बीन नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा एनोटेशन, और वो आपके लिए बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करा दे रहा है। बस एक्स्ट्रा एफर्ट ये दो लाइन के लग रहे हैं। एंड एज आई सेड, ये दो लाइन भी अगले लेक्चर में हटने वाली है। क्लियर? वेरी गुड, ठीक है। अब वो जो बीन बना है, हम उसे गेट कर सकते हैं? अगर हां तो कैसे? कैसे? वही पुराने तरीके से। याद कीजिए, आपके इस कंटेनर के पास गेट बीन होगा, होगा, और बीन का नाम क्या है? बीन का नाम स्टूडेंट है। ये है आपके बीन का नाम, इसी नाम से कंटेनर ने बीन बनाया है। तो अगर मैं यहां लिखूं स्टूडेंट एस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट, सो विल आई गेट दैट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बाय द नेम ऑफ एस? यस। और अब आप कहिए एस डॉट शो, तो आपको लास्ट मैसेज मिलना चाहिए, आई एम स्टूडेंट बीन। This is how we can create objects using annotation, avoiding XML. कोई क्वेरी, कोई डाउट तो पूछे।
क्लियर? अगर हमें नहीं, बिल्कुल 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 करेंगे अभिषेक, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे ऋषिकेश, बिल्कुल करेंगे। तो एट द रेट कॉम्पोनेंट है ना, ये पैरामीटराइज हो सकता है। आप इसको पैरामीटर में बीन का नाम पास कर सकते हैं, वो बताऊंगा। अभी तक जो हुआ है उसमें कोई डाउट? ऑल गुड, नो क्वेरीज? चले आगे। चलिए अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जवाब मैं दे चुका हूं कि एट द रेट कॉम्पोनेंट को स्टीरियोटाइप क्यों बोलते हैं। जवाब बहुत सिंपल है, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि जो पहले से जिनका रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड हो। कंटेनर पहले से जानता हो कि इनसे हमें यही काम करना है। बड़ा अच्छा सा एग्जांपल मैं देता हूं, प्रोग्रामिंग में जरा बताइए कीवर्ड्स क्या होते हैं। क्या कीवर्ड वो वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग कंपाइलर को पहले से मालूम है, उसे मालूम है कौन से कीवर्ड से क्या करवाना है। इसी तरह से ये एनोटेशन कहलाते हैं स्टीरियोटाइप एनोटेशन, क्योंकि स्प्रिंग जानता है कि कौन से एनोटेशन से उसे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रोल प्ले करवाना है। देयर रोल, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑलरेडी प्री डिफाइंड इन स्प्रिंग। तो बस इनको आप किसी भी क्लास के ऊपर लगा दीजिए और स्प्रिंग को समझ में आता है, अच्छा एट द रेट कॉम्पोनेंट लगा इस क्लास पे, ओके दैट मींस मुझे इस क्लास का बीन बनाना है। क्लियर? यस यस फुल सागर, आप खुद के एनोटेशन भी बना सकते हैं। जैसे आप जावा में इंटरफेस बनाते हैं ना, जैसे आप जावा के अंदर क्लास बनाते हैं ना, ऐसे आप जावा के अंदर एनोटेशंस बनाते हैं। क्लियर? ठीक है। अब ये एट द रेट कॉम्पोनेंट के तीन चाइल्ड है। ठीक है, इन तीनों चाइल्ड में से किससे कब मुलाकात होगी? इन तीनों चाइल्ड में इन दोनों से मुलाकात आपकी होगी जब आप पढ़ेंगे स्प्रिंग में डेटाबेस प्रोग्रामिंग, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है डेटा जेपीए। डेटा जेपीए वर्ड बोला था मैंने आपको इस बैच के सेकेंड डे पे कि स्प्रिंग में अलग अलग मॉड्यूल है। एक मॉड्यूल है स्प्रिंग डेटा जेपीए, जिसको यूज करिए तो आपको कोई एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी। याद आ रहा है? जब इसको पढ़ेंगे तब आप प्रॉपरली मिलेंगे इन दोनों से, सर्विस और रिपोजिटरी से। और इससे मुलाकात कब होगी? इससे मुलाकात होगी जब आप स्प्रिंग में डेवलप करना सीखेंगे वेब एप्लीकेशन। और दोनों ही हमारे मॉड्यूल 1 का पार्ट है, कोई भी मॉड्यूल 2 का पार्ट नहीं है। सो दोनों काम आप मॉड्यूल 1 पढ़ते पढ़ते ही करने वाले हैं। चले आगे। ठीक है, अब सवाल है, क्या हम मल्टीपल क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं? जैसे अभी एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना है, मैं चाहता हूं एक और मैं बनाऊं कार, कार का भी ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे। तो क्या स्प्रिंग बना देगा मेरे लिए दोनों का ऑब्जेक्ट? यस बना देगा, लेकिन मुझे कुछ करना पड़ेगा एज अ डेवलपर। हाँ थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा ये देखते हैं। सबसे पहले आप बीन में चलिए और एक और बीन क्लास बना दीजिए। तो मैंने एक और बीन क्लास बनाई, आई एम कॉलिंग इट कार। कार भी बिल्कुल स्टूडेंट की तरह है, तो कार के अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर है। कार के अंदर मैंने बोला है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैंने इसके अंदर अपना मैसेज डाला, कार बीन क्रिएटेड। और कार के पास भी एक हमने, हाँ बिल्कुल एनोटेशन लगा रहा हूं, कार के पास भी हमने एक शो नाम का मेथड डाला है जो कह रहा है आई एम कार बीन, आई एम कार बीन। और कार के ऊपर मैंने लगा दिया है एक बार फिर से एट द रेट कॉम्पोनेंट। ठीक है, अब उसके बाद अपन आते हैं मेन में। ठीक है, मेन में क्या करना पड़ेगा? अगर मैं अभी इस कोड को रन करूं तो क्या होगा? अगर मैं अभी इस कोड को रन करूं तो सिर्फ स्टूडेंट का ही बीन बनता हुआ दिखेगा। सही कहा मैंने? अच्छा, तो फिर कार का बीन कैसे बनेगा? कार का बीन बनाने के लिए आपको कार को भी करना पड़ेगा रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर करना पड़ेगा कि रिफ्रेश भी करना पड़ेगा दो दो बार? नहीं, बस रजिस्टर करना पड़ेगा दो बार, रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार, है ना। लेकिन आप सोचिए कल को जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, कल को जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो प्रोजेक्ट में तो बहुत सारी क्लासेस होंगी। ऐसे एक एक को रजिस्टर करने बैठे तो बहुत काम हो जाएगा। भले ही एक्सएमएल हट गई है पर जावा कोड बढ़ गया है, बात तो बराबर है। आई सेड अगले लेक्चर में हम इनको भी हटा देंगे। क्या यूज करके? एक और एनोटेशन यूज करके जिसका नाम है कंपोनेंट स्कैन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्प्रिंग। और जब स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे तब, जब स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे तब ये एनोटेशन भी हमें नहीं लगाना है, स्प्रिंग बूट हमारे लिए ये एनोटेशन भी लगा देगा। मतलब आज ये काम दो लाइनों में हो रहा है, अगले लेक्चर में ये काम दो लाइन की जगह एक एनोटेशन से हो जाएगा, और हफ्ते भर बाद उस एनोटेशन के बिना ही ये काम हो जाएगा। कुछ ऐसा, ये 0 लाइन का कोड लिखकर हो जाएगा। अब आप समझ पा रहे हैं स्प्रिंग बूट इतना क्यों फेवरेट है डेवलपर्स का, क्यों कंपनी स्प्रिंग बूट चिल्लाती रहती है हमेशा, है ना। लेकिन ये भी समझना जरूरी है, बिना स्प्रिंग के आप स्प्रिंग बूट की पावर्स को एप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे।
आपको समझ ही नहीं आएगा स्प्रिंग बूट ने क्या स्पेशल कर दिया जो इतना पॉपुलर है, जब तक स्प्रिंग में आपको बेसिक चीजें ना आती हैं। क्लियर? बिल्कुल सही। ठीक है, तो अभी बनेगा कार का ऑब्जेक्ट। हाँ अब बनेगा। आपने कार को रजिस्टर कर दिया है ना, अब बना देगा स्प्रिंग इसका ऑब्जेक्ट। चेक करिए, कार बीन क्रिएटेड, और कार का शो भी चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा, आप कॉल करिए कार का शो। सेम कोड मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। ये रहा हमारा कार ऑब्जेक्ट। इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट आई विल पास कार। सी छोटा, यस सी इन लोअर केस, क्योंकि आपने तो नाम दिया नहीं है। कंटेनर ने अपनी तरफ से नाम सोचा है, और कंटेनर कहता है मैं नाम वही दूंगा जो क्लास का नाम है। और ये हो जाएगा आपका कार डॉट शो। क्लियर है? वी कैन यूज दिस स्टूडेंट डॉट क्लास। हाँ हाँ बिल्कुल ऋषिकेश, वी कैन डू दिस। रजिस्टर आपसे मल्टीपल पैरामीटर भी ले सकता है, दैट इज ऑल्सो अलाउड। हो गया क्लियर? ये बन गया आपके स्टूडेंट बीन और कार बीन दोनों। अगर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर हो तो, हाँ है ना उसके पास। स्टूडेंट में अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो तो ऐसे नहीं बनेगा। स्टूडेंट में अगर कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड हो तो फिर आपको दूसरे एनोटेशंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कंस्ट्रक्टर में डेटा इंजेक्ट करवाने में हेल्प करेंगे। जैसे कि एट द रेट वैल्यू, जैसे कि एट द रेट क्वालिफायर। क्लियर? चलें आगे, यहां तक समझ आ गया? बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका बेसिक लेवल पे बीन क्रिएशन कंप्लीट। अगले लेक्चर में सबसे पहले बात होगी इनको कैसे हटाएंगे, और फिर शुभम ने जो पूछा कंस्ट्रक्टर अगर पैरामीटराइज्ड हो तो क्या करेंगे। अभी तो नॉन पैरामीटराइज्ड है, अभी आप मानते हैं कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज होगा तो कोड फेल, क्योंकि स्प्रिंग को इतनी समझ नहीं है कि वो आपके कंस्ट्रक्टर को अपने मन से पैरामीटर भी दे दे। तो यहां आपकी मदद बाकी के एनोटेशन करेंगे। इसलिए तो मैंने कहा अगर कंस्ट्रक्टर होता और कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड होता तो ये तो एक तरह से डीआई हो गया ना, कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बन रहा है और उसके अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो रही है। और डीआई के लिए कंपोनेंट नहीं है, कंपोनेंट सिर्फ बीन बनाता है, डीआई के नोटेशन अलग हैं। ठीक, चलिए तो मिलते हैं परसों। बाय बाय, टेक केयर।